हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आईएएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा जियोग्राफी ऑन मैप भारतीय राज्य सिक्किम। ठीक है, तो ये एक सीरीज है जिसमें हम मैप के माध्यम से इंडियन जियोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। ओके, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले सिक्किम राज्य को चुना है क्योंकि सिक्किम राज्य छोटा भी है, इसके जियोग्राफिकल फीचर्स बहुत कम हैं। ठीक है, तो कम समय में वीडियो तैयार हो जाएगी और आप लोगों को भी आप लोगों का भी एक रिव्यू मिल जाएगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में साझा करिए कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं, इसको आगे बढ़ाना है या नहीं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम राज्य का जैसे कि यहाँ पर गठन से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ था, और जब इसका गठन हुआ था तो ये 22वें भारतीय राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। कौन से संशोधन से? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। कब? 16 मई 1975 को। तो इससे पहले इसका क्या स्टेटस था? इससे पहले यह एक भारतीय प्रोटेक्टर के रूप में शामिल था। भारतीय प्रोटेक्टर कहें तो मतलब इसका शासन जो है वो राजा के हाथों में था, लेकिन विदेश मामले और रक्षा संबंधी मामले जो है वो भारत सरकार देखती थी, और ये 1975 तक की स्थिति रही। 1900 क्योंकि इस समय यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। ओके, तो लेकिन उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो यहाँ पर 1977-71 में हो क्या रहा था कि चोग्याल वंश का जो राजा था वो इसको एक संपूर्ण स्वतंत्र देश बनाने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। ठीक है, लेकिन भारतीय सरकार को या कहें कि इंदिरा गांधी को उस समय भय था कि यदि ये स्वतंत्र देश बन गया तो चीन इस पर आसानी से अपना कब्जा जमा लेगा, और हमारे लिए यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इनको फिर अलग थलग करने में चीन आसानी से अपना काम कर लेगा। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सिक्किम पर भारतीय सेना को भेज दिया, और इनके जो गंगटोक वगैरह शहर हैं जो यहाँ के अभी राजधानी भी है, ठीक है, सिक्किम की, तो वहाँ पर इन्होंने शासन कर लिया। ओके, फिर यहाँ पर जब वोटिंग कराई तो 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, और जिसके बाद में 16 मई 1975 को इसका आधिकारिक तौर पर भारत के 22वें राज्य के रूप में गठन हो गया। ओके, तो ये तो इसके गठन से संबंधित प्रावधान था। अब इसकी राजधानी इसकी गंगटोक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। लगभग 5-6 लाख इसकी जनसंख्या है। ओके, और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल है 7096 वर्ग किलोमीटर, जो कि गोवा के बाद में दूसरा सबसे छोटा राज्य है, भारतीय राज्य। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे संपूर्ण सिक्किम पर्वतीय क्षेत्र से ढका हुआ है, या कहें कि संपूर्ण सिक्किम राज्य जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। ओके, और एक और फैक्ट है, भारत का पहला 100% जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि भारत का पहला 100% जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है? सिक्किम। ये कब घोषित हुआ था? तो जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को 100% जैविक कृषि वाला राज्य घोषित किया था। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, जैसे सीमावर्ती देश, सीमावर्ती राज्य, प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, तो जैसे सीमावर्ती देशों की बात करें तो चीन, नेपाल, भूटान इसके सीमावर्ती देश हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैप पर लोकेट किया हुआ है। ये मैप मैंने खुद ही ड्रॉ किया था। तो जैसे कि यहाँ पर ये ईस्ट में ये जो एरिया है पिंक कलर का, ये टच करता है अपने भूटान को। इसके बाद में ये ब्लैक कलर का जो एरिया है ये टच करता है चाइना को, और ये वाला जो एरिया है पिंक कलर का ये वेस्ट में ये करता है नेपाल को टच। ओके, और ये इसकी जो राजधानी दिख रही गंगटोक इस तरफ ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये गंगटोक इसकी राजधानी है। तो सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? भूटान, चीन, नेपाल, या फिर कहें कि नेपाल, चीन, भूटान, ये 3 इसके सीमावर्ती देश हैं। यदि राज्यों की बात करें तो ये एकमात्र राज्य है भारतीय राज्य जो इससे सीमा साझा करता है, और उसका नाम है पश्चिम बंगाल।
ये देखिए ये वाला यहाँ तक का जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल का है, और ये जो पूरा एरिया ये पश्चिम बंगाल में ही आता है। तो कौन सा राज्य सिक्किम से सीमा साझा करता है? तो ये एकमात्र राज्य सिक्किम से सीमा साझा करता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्य। अब बात करते हैं प्रमुख चोटियों की। यदि प्रमुख चोटियों की बात करें तो कंचनजंगा यहाँ की सबसे प्रमुख चोटी है। तो यदि बात करें कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक फैक्ट है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जब पूछा जाए तो कंचनजंगा लगाना है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि हिमालय की नहीं है, ट्रांस हिमालय की चोटी है। ठीक है, और एक और फैक्ट है इसके बारे में कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है हिमालय की, लेकिन ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। कितनी? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो अन्य दो कौन सी है? तो अन्य दो में भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद में K2 या गॉडविन ऑस्टिन का नाम आता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, इसके बाद में तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में कंचनजंगा के बाद में सिक्किम में अन्य 28 चोटियां भी हैं, जिनके नाम हैं माउंट सिनियोचू, माउंट सिम्बो, माउंट तालुंग, माउंट काबरू। ये अन्य प्रमुख चोटियां हैं सिक्किम में। ठीक है, ये हिमालय की ही चोटियां हैं। इसके बाद में मैंने ये देखी, ये यहाँ पर सिक्किम का एक अन्य मैप ड्रॉ किया है, जिस पर मैंने पासेस यानी कि दर्रे और ये नदी को कवर किया है। तो ये नदी आप देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये कुछ पासेस हैं जो प्रमुख हैं सिक्किम में। जैसे कि अगर दर्रों की बात करें सिक्किम में, तो कौन कौन से हैं? नाथुला, जेलेपला, डोंकिया और चिवाभंजंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये मैप पर लोकेट भी किए हुए हैं, जैसे कि ये नाथुला पास है, ये जेलेपला, ये दोनों जो भूटान को टच करते हैं, और ये इधर या डोंकिया पास जो चीन को सिक्किम से जोड़ता है, और ये भूटान को सिक्किम से जोड़ते हैं। कौन कौन से? नाथुला और जेलेपला। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नाथुला और जेलेपला किस राज्य में है, या फिर नाथुला किस राज्य में है, जेलेपला किस राज्य में है। इसके बाद में ये डोंकिया पास है, ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि सिक्किम को चाइना से कनेक्ट करता है। एंड देन ये है चिवाभंजंग पास, जो कि नेपाल को सिक्किम से कनेक्ट करता है। ओके, तो दर्रों के बाद में अब झील की देख लेते हैं, झील कौन कौन सी है। 3-4 झीलें हैं, जैसे कि गुरुडोंगमर है, सोंगमो है, और केचोरपल्ली है। ठीक है, केचोपल्ली, सोंगमो, गुरुडोंगमर, ये 3 प्रमुख झीलें हैं जो कि सिक्किम में है। इसके बाद में कुछ हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लेते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल के स्रोत, जिसमें कि युमथांग है, पुरचाचू है, युमे समडोंग है, बुरांग है, रालंग है, तरमचू है। ठीक है, तो तरमचू, ये सभी हॉट स्प्रिंग्स जो है मेडिसिन पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेडिकल इशू की वजह से इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसके बाद में अब कुछ नदियों के देख लेते हैं सिक्किम में कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे कि तीस्ता और रंगित यहाँ की महत्वपूर्ण रिवर हैं। तीस्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीस्ता के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तीस्ता इंडिया और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख जल विवाद है। ठीक है, तो तीस्ता सिक्किम की प्रमुख रिवर है। और इसके बाद में इसकी ट्रिब्यूटरी रंगीत रिवर भी यहाँ की प्रमुख रिवर है। जैसे कि तीस्ता को सिक्किम की गंगा कहा जाता है। तीस्ता के अगर उद्गम स्रोत की बात करें तो जेमू ग्लेशियर चुलामू झील से तीस्ता रिवर निकलती है। और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो जगह है ये है जेमू ग्लेशियर, ये जेमू ग्लेशियर है, चुलामू झील यहाँ पर है, यहीं से इसका ओरिजिन होता है किसका? तीस्ता रिवर का। ओके, तो तीस्ता रिवर के बारे में क्या, ये सिक्किम की गंगा कहलाती है और उद्गम स्रोत इसका जेमू ग्लेशियर चोलामू झील है। इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये इस तरह से फ्लो होती है, दिस साइड ये फ्लो होती है, और यहाँ पर कुछ एरिया है बांग्लादेश में, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र से जाके कनेक्ट हो जाती है। ओके, मैंने यहाँ पर पूरा मैप ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से ये नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है और फिर लास्ट में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। इसके बाद में तीस्ता की प्रमुख ट्रिब्यूटरी है रंगीत, इसका रानी खोला, बुसुक खोला, ऋषि खोला और रातेचू, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो कि सिक्किम में फ्लो होती हैं। ओके बा,
तो इसके बाद में यदि अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ओके, तो जैसे कि देखते हैं ये कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में है। 1977 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। वर्ष 2000 में इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको उसके अंतर्गत मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत 2000 में शामिल किया गया, वर्ष 2000 में। इसके बाद में 2016 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। ओके, इसके बाद में यदि कुछ हम जीव जंतुओं के बारे में देख लेते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क में कौन कौन से जीव जंतु, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। हिमतेंदुआ, लाल पांडा यानी रेड पांडा, हिमालयन काला भालू, तिब्बती भेड़िया आदि यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। पक्षियों की बात करें तो हिमालयन मोनाल, ब्लड फेजेंट, सेटियर, ट्रैगोपैन यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं। इसके बाद में यदि वनस्पति को देखें तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि उपोष्ण कटिबंध में ओक, मेपल, चेस्टनट। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वनस्पति के प्रकार बदलते जाते हैं। जैसे कि नीचे अगर देखेंगे तलहटी एरिया में तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध वन मिलेंगे। इसके बाद में थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो शंकुधारी वन मिलेंगे, और इसके बाद में थोड़ी और ऊंचाई पर जाएंगे तो अल्पाइन प्रकार के कुछ घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, तो ओक, मेपल, चेस्टनट ये उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वनस्पतियां हैं। इसके बाद में चीड़, देवदार, जूनिपर ये शंकुधारी वनस्पतियां हैं। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन, प्रिमरोज, जेंटियन ये फूल हैं, कैसे अल्पाइन प्रकार के फूल हैं। ऑर्किड की यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा है। ये जो नेशनल पार्क है ऑर्किड की विविधता के लिए जाना जाता है, तो यह ध्यान रखना। ऑर्किड की विविधता किस नेशनल पार्क में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये मिलती है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये था हमारा सिक्किम राज्य के बारे में पूरा जियोग्राफिकल जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की, जो एग्जाम ओरिएंटेड थी। ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो अभी छूट गई होगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कितनी थी वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में साझा करिए, अपने जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट दीजिए। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।